ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट के बारे में। पहली चीज़ तो ये थी कि हम कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट दे देंगे ताकि एच पाइलोरी इरेडिकेट हो जाए, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है पेप्टिक अल्सर्स का। वो बात हमने डिस्कस कर ली। फिर दूसरा हमने कहा था कि हम ये भी कर सकते हैं कि एसिड की सिक्रीशन को कम कर लें, और एसिड की सिक्रीशन को कम करने के लिए क्या तरीका था कि हम H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे दें। वो सारी बात हमने कर ली। अब ना सिर्फ हिस्टामीन बल्कि एसिटाइलकोलिन भी एसिड की सिक्रीशन को स्पीड अप करता है, तो हम M1 ब्लॉकर भी दे सकते हैं। और M1 ब्लॉकर को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मस्कुरानिक ब्लॉकर हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ANS में बात कर चुके हैं, आपकी बुक्स में भी इन्होंने नहीं किया हुआ। तो पिरेंजापीन जो है या फिर टेलेंजापीन जो है, ये दोनों क्या की जा सकती हैं, यूज़ की जा सकती हैं एज M1 ब्लॉकर के तौर पर। ये ब्लॉक कर देंगी हिस्टामीन, वो रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होगा, ज़ाहिर एसिड की प्रोडक्शन नहीं होगी। और अगर ये बहुत एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट आएंगे, जैसे ब्लड विजन हो गया या ड्राइनेस हो गई, ठीक है, और यूरिनरी रिटेंशन, इस तरह की चीजें आएंगी। अब नेक्स्ट चीज पे चले जाते हैं जो हमारे पास है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग। मैंने बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, वो एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो हमें क्या करना है, इसका एनालॉग देना है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एसिड की सिक्रीशन को क्या करे, इनहिबिट करे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं कि हम प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग दे देंगे। बुक के अंदर बताता है कि नॉर्मली जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नॉर्मली जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा से प्रोड्यूस होता है, और गैस्ट्रिक म्यूकोजा से प्रोड्यूस होने के बाद ये एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। एसिड की सिक्रीशन को क्या कर रहा होता है, इनहिबिट कर रहा होता है, स्टिमुलेट करता है म्यूकस की प्रोडक्शन को और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन को, ताकि जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है और प्रोटेक्शन का प्रोसेस है वो भी इनहैंस रहे। अब हमने अगर किसी पेशेंट के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की डेफिशिएंसी है स्पेशली, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉन होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि वो पेप्टिक अल्सर्स को डेवलप कर जाता है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग देना, और बहुत ही ज़्यादा मशहूर या फिर हम कह लें कॉमनली यूज़ होता है, इसमें आता है माइसोप्रोस्टोरॉल, जो मैंने आपको पहले उसमें भी पढ़ाया, एंडो में भी पढ़ाया। ठीक है, मीसोप्रोस्टॉल। ठीक है, मीसोप्रोस्टॉल जो है ये E2 एनालॉग है। इसको हमने एंडो में क्यों पढ़ा था, एंडो में हमने इसको गोनेडोट्रोपिन्स वाले टॉपिक में पढ़ा था, क्योंकि ये मिसकैरेज कॉज करता है अर्ली। ठीक है, सो आपने याद रखना है कि अर्ली जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर ये सीवियरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है और मिसकैरेज कॉज करता है। ठीक है, सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये प्रेग्नेंट वुमेन्स में। लेकिन अगर हमने अल्सर वाले पेशेंट के अंदर देना है तो इसने क्या करना है, इसने अल्सर वाले पेशेंट के अंदर E2 की तरह एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट करना है और हेल्प करनी है उसकी प्रोटेक्शन में। ठीक है, हेल्प करनी है हमें एसिड की सिक्रीशन को जब इनहिबिट कर देगा, और अगर ऑलरेडी वहाँ पे कोई अल्सर है तो उसकी हीलिंग में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट इसके डोज रिलेटेड डायरिया हो सकता है। मोस्ट कॉमन इसका एडवर्स इफेक्ट यही है कि डोज डिपेंडेंट डायरिया हमारे पास इसकी वजह से हो सकता है। अब आ जाते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि हमारी जो आखिरी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी थी एसिड की सिक्रीशन को इन्हांस करने की, वो ये थी कि हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दें। सबसे मेन चीज़ ये है कि ये जो सारा इनहिबिट करना है तो हम प्रोटॉन पंप को डायरेक्टली इनहिबिट कर देते हैं। जब प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाएगा तो एसिड की सिक्रीशन नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, आखिरी जो हरबा है या जो मेन है सबसे ज़्यादा, वो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं ये हमारे पास क्या करती हैं कि बाइंड करेंगी उस हाइड्रोजन पोटाशियम पंप के साथ। ठीक है, उस हाइड्रोजन पंप पोटाशियम पंप को इनहिबिट कर देंगी। जब उसको इनहिबिट कर देंगी तो ज़ाहिर है हाइड्रोजन ल्यूमन की तरफ आएगा नहीं, और एसिड की जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा फॉल कर जाएगी। ठीक है, और इनको हम यूज़ करते हैं, ये एसिड की सिक्रीशन को कम कर देगी, जो कि लास्ट स्टेप था एसिड प्रोडक्शन में। अब इसके अंदर कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, आपने याद रखना है, इन ड्रग्स के एंड पे प्रजोल आता है। ठीक है, ओमीप्राजोल आपने घरों में देखा होगा, ये जो राइजिक होते हैं उसमें भी यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्या यूज़ होती है इसके लिए, ओमीप्राजोल, प्रजोल आता है इनके एंड पे। ठीक है, ओमीप्राजोल हो गया, पेंट्रोप्राजोल हो गया, यानी प्रजोल तो सेम है। ठीक है, उसके अलावा डेक्सलेंसोप्राजोल हो गया, ईसोमेप्राजोल हो गया और लेंसोप्राजोल हो गया। ठीक है, ये जो प्रजोल वाली ड्रग्स हैं ये हमारे पास क्या करती हैं, PPIs है, और ये अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इनहिबिट कर देती हैं पंप को, जब पंप को इनहिबिट करती हैं तो सिक्रीशन नहीं होती, लेकिन पंप को इतनी आसानी से इनहिबिट नहीं करती। अब इनकी जो वर्किंग है ना वो आपने थोड़ी सी समझनी है। होता यूँ है कि जब ये हमारे पास, समझ लो पता नहीं यार स्टमक कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है। ठीक है, अच्छा, जब ये स्टमक बनता है तो स्टमक के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं आपके पास
पेराइटल सेल्स, जो हमने सेल पीछे बनाया, इस पेराइटल सेल्स के पास यहाँ पे वो पंप है और वो पंप क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर की तरफ निकालता है। ठीक है, अब जब ये ड्रग यहाँ पे आई है तो ये ड्रग इसको बाहर की तरफ से तो इनहिबिट नहीं कर सकती। ड्रग के लिए ज़रूरी है कि ये ड्रग कहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे और इस पंप को अंदर से इनहिबिट कर दे। अब ये ड्रग पेराइटल सेल्स में कैसे पहुँचेगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो नॉर्मली हमारे पास होगा क्या, और दूसरी बात है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड होता है, तो ये ना हो कि एसिड के अंदर डिजोल्व हो जाए, तो इसलिए इसको एक इंटेरेट कॉटेड फॉर्म में दिया जाता है ताकि ये एसिड के अंदर डिजोल्व ना हो। तो आपने याद रखना है कि जब हम पीपीआईज देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, तो ये प्रो ड्रग की फॉर्म में होती हैं। एक तो ये एक्टिवेटेड ही नहीं होती, दूसरी बात है इसकी कोटिंग हुई भी होती है ताकि एसिडिक मीडियम के अंदर इसकी डाइजेशन ना हो। बहरहाल ये कॉटेड फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है और नीचे इंटेस्टाइन में जाती है। सही है, जब ये इंटेस्टाइन में आती है तो अल्कलाइन मीडियम होता है तो इसकी कोटिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, नीचे इंटेस्टाइन में आती है अल्कलाइन मीडियम में, और जब ये अल्कलाइन मीडियम में आती है तो इसकी जो कोटिंग होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, कोटिंग जो इंटेरेट कॉटेड थी वो रिमूव हो जाती है। अब ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अब ये यहाँ से एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर और फिर ब्लड से ये पास करती है पेराइटल सेल्स में, और पेराइटल सेल्स के अंदर फिर ये इनहिबिशन करती है। जैसे ही पेराइटल सेल्स के अंदर जाती है एक्टिवेट हो जाती है। सो ब्लड से आगे ये पास करती है कहाँ पे, पेराइटल सेल्स में, और पेराइटल सेल्स में जाके क्या एक्टिवेट हो जाती है। ये जो प्रो ड्रग थी अब ये ड्रग में आ गई, एक्टिवेटेड ड्रग में आ गई, और एक्टिवेटेड ड्रग में आने के बाद ये बाइंड करती है कोवलेंटली। ये बात भी आपने याद रखनी है, ये कोवलेंटली बाइंड करती है और इसको परमानेंटली इनहिबिट कर देती है, हमेशा के लिए परमानेंटली इस पंप को इनहिबिट कर देती है। तो जब तक ड्रग है, अब ये बेचारा जो पंप पहले से यहाँ पे था ये तो कभी भी अब एक्टिवेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ड्रग ने आके इस पंप को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। अब दोबारा क्या होगा, दोबारा यहाँ पे एक नया पंप बनेगा और वो सिक्रीशन स्टार्ट करेगा, और नया पंप बनने में 18 से 24 घंटे लगते हैं। तो 18 से 24 घंटों तक एसिड की सिक्रीशन इनहिबिटेड रहती है 90% और पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो रिलीफ हो जाते हैं। ठीक है, सो कोवलेंटली उसके साथ बाइंड करती है और परमानेंटली उसको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। अब वहाँ पे न्यू पंप की सिंथेसिस होनी है, लेकिन उसको 18 to 24 आवर्स चाहिए, वो सिंथेसाइज होगा और फिर काम करेगा। तो ये जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, 90% एसिड की सिक्रेशन को ये रिड्यूस कर देती है। अब आपको समझ आ गई कि कैसे काम करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसके यूजेस, तो इसके यूजेस भी हमें पता है कि क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, सुपीरियरली यूज़ होती है एसिड प्रोडक्ट, एसिड की प्रिवेंशन में। ठीक है, एसिड को प्रिवेंट करती है। और दूसरी बात ये है कि जब एसिड नहीं बनेगा तो ये हीलिंग को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देगी। ज़ाहिर है कि यहाँ पे कल्सर है, मजीद एसिड बनता है तो उसको ख़राब भी करता है ना, तो एसिड नहीं बनेगा तो वो बहुत जल्दी हील हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं कहाँ में, जड़ में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसको इरोसिव ईसोफेजाइटिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, इरोसिव ईसोफेजाइटिस में यूज़ करते हैं, ड्यूडेनल अल्सर्स में हम इसको यूज़ करते हैं, और एक हमारे पास डिजीज़ होता है फार्मा के अंदर, हम इसमें इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। सॉरी, पैथो के अंदर ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है। ठीक है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है, इसके अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं जिसमें एक्सेसिव एसिड की सिक्रीशन हो रही होती है। ठीक है, उसके अलावा एस्पिरिन और एंसिड इंड्यूस जो अल्सर्स होते हैं उनमें भी हम इसको यूज़ करते हैं, और ये ब्लीडिंग के रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ठीक है, जो पीपीआई है स्वेयर अल्सर्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, स्ट्रेस अल्सर्स में भी, और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के साथ भी कंबाइन करके। ठीक है, स्ट्रेस अल्सर्स में भी और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के साथ कंबाइन करके भी हम इनको यूज़ करते हैं। ये मेन ड्रग्स हैं जो अल्सर्स में यूज़ होती हैं। अब बात आ जाती है इसके फार्माकोकिनेटिक फीचर की, तो ऐसा सच कोई नहीं है, कहता है ओरली हम इसको देते हैं, ओरली जो है ये वेल एब्जॉर्ब है। दूसरी बात यह है कि 30 to 60 मिनट बिफोर मील इसको देना पड़ता है और ये काम करती है। और इसमें जो हमारे पास लेंसोप्रेजोल है, पेंटोप्रेजोल है, वो आईवी फॉर्मुलेशन की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, ओरली भी देते हैं, आईवी फॉर्मुलेशन में भी अवेलेबल हैं। ड्यूरेशन जो है, हाफ लाइफ इनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इनका ड्यूरेशन क्यों प्रोलॉन्ग है, क्योंकि ये उसके साथ परमानेंटली कोवलेंटली बाइंड करके उसको इनहिबिट कर देती हैं, और यूरिन और फीसेस के अंदर इनकी एक्सक्रीशन होनी है। एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो नॉर्मली ये वेल टॉलरेटेड ड्रग्स हैं, लेकिन अगर आपने प्रोलॉन्ग यूज़ किया ना, बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो ये क्या करती हैं, एसिडिक मीडियम को अगेन कम कर देती हैं, एसिड की प्रोडक्शन को कम करती हैं, सो एसिडिक मीडियम को डिस्टर्ब कर देती हैं। बहुत सारी ड्रग्स जो एसिडिक मीडियम में वर्क करती हैं उनको इनहिबिट कर देती हैं, जैसे कि क्लोपिड्रोगल है, और इसलिए उसको पीपीआई के साथ नहीं देना चाहिए। प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी होना शुरू हो जाती है,
विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि उनको अपनी एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए जो पैराइटल सेल से बनना है, वो नहीं बनेगा और यूँ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये pH को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं। कैल्शियम वगैरह कार्बोनेट जो है उनकी एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है और यूँ कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। सो कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं PPI वगैरह के साथ। उसके बाद इसका एडवर्स इफेक्ट में डायरिया भी आ सकता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल कोलाइटिस भी हो सकता है, हाइपोमैग्नीसीमिया और नमोनिया भी हो सकते हैं, लेकिन ये इतने कॉमन कोई नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो इसका क्या था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था और इसको किस किस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, जो इसका स्पेक्ट्रम था वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आखिरी चीज़ हमारे पास रह गई कि हमने फाइनली क्या किया कि एसिड बन गया, बहुत कोशिश की एसिड बन गया, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स दे देंगे। क्या दे देंगे? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स दे देंगे। ये जो एंटासिड्स होती हैं ये वीक बेसेस होती हैं और ये एसिड के साथ कंबाइन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बना देती हैं। इनकी जो केमिस्ट्री है वो वेरी करती है, डिपेंड करती है इनकी कॉम्पोजिशन पे, इनकी न्यूट्रलाइजिंग एबिलिटी क्या है, इनमें सोडियम कंटेंट कितना है, पैलेटेबिलिटी क्या है, एफिकेसी डिपेंड करती है, यहाँ इतनी एफिशिएंट होंगी जितना इफेक्टिवली ये उसको न्यूट्रलाइज कर सकेंगी। ठीक है, फूड स्टमक की इम्पटिंग को डिले कर देता है और ये ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे रहती हैं और ज़्यादा देर न्यूट्रलाइज करती हैं। सो फूड के साथ जो है अगर इनको देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर यूजेस की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास कौन सी यूज़ होती हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होती है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होती है और उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होती है। लेकिन कहते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या करती है, ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कर देती है, इसलिए इसके यूज़ को वो ख़त्म कर दिया गया। और एक बात आपने याद रखनी है कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्या करती है, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है और मैग्नीशियम डायरिया कॉज करती है, इसलिए इन दोनों का बैलेंस डोजेज यूज़ की जाती है ताकि बैलेंस होना, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ी? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स पढ़े। एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो H. pylori के लिए यूज़ होते हैं और H. pylori के लिए अगर यूज़ करनी है तो क्वाड्रुपल थेरेपी भी यूज़ कर सकते थे, ट्रिपल भी यूज़ कर सकते थे। ट्रिपल में हमने CAP यूज़ करना है, क्लेरिथ्रोमाइसिन यूज़ करना है, मॉक्सिसिलिन यूज़ करना है और P से हमने क्या यूज़ करने थे? PPI यूज़ करने थे। दूसरी चीज़ हमने कहा कि हम क्या करें, एसिड की सिक्रीशन को कम कर दें। एसिड की सिक्रीशन को कम करने के लिए हमने H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट पढ़े जिसमें हमारे पास साइमिटिडीन था, रेमिटिडीन था, रेनिटिडीन था और फॉर्मेटिडीन था। ठीक है, और इसमें साइमिटिडीन के एंडोक्राइन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट हैं, ये बात नहीं भूलनी। क्या करते हैं? H2 को ब्लॉक करते हैं। यूज़ हम इन्हें कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर में, स्ट्रेस अल्सर में, जर्ड में, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइसेस नहीं है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि हम M1 ब्लॉकर भी दे सकते हैं, पेरेंजापीन, टाइमेंजापीन वगैरह जो कि एंटीकोलिनर्जिक हैं, लेकिन इनमें इतनी डिटेल हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। तीसरी बात हमने की कि हम प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एगनिस्ट देंगे जिसमें माइसोप्रोट्रोल था या जो भी था, और वो क्या करता है, वो आपके पास एसिड की सिक्रीशन को सप्रेस करता है। लेकिन ये बात याद रखनी है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में क्योंकि यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा के मिसकैरेज कॉज करता है। और फाइनल हमने क्या कहा, PPIs हम यूज़ कर सकते हैं और PPIs क्या करती हैं, इनके एंड पे ओमिप्राजोल वाला आता है, इसोमेप्राजोल जो है वो ये आती हैं और ये करती हैं, प्रो ड्रग हैं, पैराइटल सेल्स में एंटर होती हैं, पंप को इनहिबिट कर देती हैं और यूँ ये भी यूज़ की जाती हैं एसिड की सिक्रीशन को सप्रेस करने के लिए। और फाइनल हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं। एंटासिड्स में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करता है इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। ये कॉन्स्टिपेशन करता है, डायरिया करता है, इन दोनों का मिक्सचर यूज़ करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। इतनी सी हमारे पास एंटी अल्सर ड्रग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाती हूँ एंटीमेटिक, एंटी वोमिटिंग।